जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज हम लेकर आए हैं बायो साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बायो साइंस का बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जो है आप लोग पूरा देखिएगा। हम क्वेश्चन लेकर आए हैं एक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के बारे में, स्वचालित तंत्रिका तंत्र के बारे में। एक हम लोग लाए हैं प्रश्न है एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, मीन्स अधिवृक्क ग्रंथियाँ के बारे में। और एक हम लोग लाए हैं थायराइड ग्रंथ के बारे में। मतलब तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्व्स के बारे में, मतलब स्वचालित तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तीनों प्रश्न के समझने का कोशिश कीजिएगा कि होता क्या है, क्या इसका फंक्शन है, कहाँ होता है। बस इतना ही जो है 5 नंबर के लिए काफ़ी होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। देखिए स्वचालित तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की होती है तथा एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती है ये 2 टाइप्स की होती है। यहाँ पे जो होता है ये एक दूसरे के क्या होता है, अगेंस्ट में कार्य करता है। मतलब जो इसका फंक्शन होता है, ऑटोनॉमिक नर्व जो 2 प्रकार के होता है ना, ये दोनों जो प्रकार है एक दूसरे के अगेंस्ट में इसका वर्क होता है। मतलब एक दूसरे के विपरीत में इसका कार्य होता है। समझ गए। चलिए, एक तंत्रिका किसी एक अंग की क्रिया को गति को तेज करता है तो दूसरी तंत्रिका उसी अंग के उसी क्रिया को गति को कम करता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ये विपरीत कार्य को करता है एक दूसरे को। तो जो एक तंत्रिका, जैसे 2 इसमें तंत्रिका है ना, स्वचालित तंत्रिका, तो एक तंत्रिका क्या करता है कि यह किसी अंग को, जो हमारे शरीर में कोई भी अंग है, तो उस अंग के जो है काम को, क्रिया को, गति को तेज करता है एक तंत्रिका। और दूसरा तंत्रिका क्या करता है कि उसी अंग को, जो अंग को तेज किया है एक तंत्रिका, वो दूसरा तंत्रिका क्या करता है, उसी को कम कर देता है, उसी अंग के जो है कार्य को, गति को कम कर देता है। तो यही क्या है, यही 2 है। और 2 का फंक्शन अगेंस्ट में यही होता है कि एक तेज कर देता है, जिस भी अंग को एक तेज करेगा गति को, वो दूसरा जो तंत्र है, जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, वो जाके उसको कम कर देगा। मतलब समझिए 2 भाई है, एक भाई जाके क्या किया, लाइट को जला दिया और दूसरा भाई जाके लाइट को बंद कर दिया। तो यही क्या हो गया कि यही दोनों अगेंस्ट में काम कर रहा है। 2 भाई है लेकिन दोनों अगेंस्ट में काम कर रहा है। बात हो रही है लाइट को ही, तो एक भाई लाइट को जला दे रहा है और एक भाई लाइट को जाके ऑफ कर दे रहा है। तो मतलब समझ गए ना। चलिए, जैसे ये तंत्रिकाएं विशेष अंगों के निकट जालिका बनाती है, और ये जो जालिका होता है ऑटोनॉमिक नर्व, मतलब विशेष अंग। विशेष अंग क्यों कह रहा है कि यह खास अंगों के लिए काम में आता है, किसी खास अंगों के लिए। तो यही जो भी विशेष अंग के लिए काम में आएगा, उस अंग के जो है निकट में, आसपास में जो है जालिका बनाता है, जाल सा बनाता है। मीन्स उसको प्लेक्सेस बोलते हैं। समझ गए। अभी तक क्या समझे कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की होती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ में काम करता है। क्या करता है, एक किसी अंग के जो है क्रिया को उत्तेजित करता है, तो दूसरा किसी अंग के क्रिया को जाके कम कर देता है। तो ये हो गया। उसके बाद ये तंत्रिकाएं हैं, मतलब ये दोनों जो तंत्रिकाएं हैं, ये किसी विशेष अंग के निकट जो है जाल सा बनाता है। मतलब जिस ऑटोनॉमिक नर्व जिस भी अंग में होता हो, जिस भी अंग को नियंत्रित करता हो, काम करता हो, उस अंग में जाकर ये है वहाँ पे प्लेक्सेस, मतलब जाल सा बना होता है ये तंत्रिका का। समझ गए। चलिए, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, स्वचालित तंत्रिका तंत्र का अर्थ है कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों के कार्यों का मुक्त रूप से नियमन व जो है नियंत्रण किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे समझिए, आप लोग को सवाल होता होगा कि ऑटोनॉमिक नर्व मतलब है क्या, ये जो है क्या काम करता है। तो देखिए इसका जो है स्वचालित तंत्रिका तंत्र का जो अर्थ है कि यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है, यह तंत्रिका नर्वस सिस्टम का एक क्या है, भाग ही है। नर्वस सिस्टम क्या है कि जो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को जो है नियंत्रित करता हो। जैसे हम लोग आँख से देखते हैं तो आँख से देखने का भी एक नर्व होता है, कान से सुनते हैं उसका भी नर्व होता है, हमारा बॉडी मूव करता है, मांसपेशी मूव करता है, उसके लिए भी एक मतलब नर्व होता है। मतलब शरीर के हर एक अंग जो है क्या करता है, कंट्रोल जो है नर्व सिस्टम से ही होता है। तभी जाके हम अपने मन से कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को कर पाते हैं। ठीक है। चलिए, अगर नर्व सिस्टम अगर शरीर से आपका नष्ट हो गया तो समझिए आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल आपका नहीं रहेगा। ठीक है, यही होता है। समझ गए। तो क्या समझे कि इसका अर्थ होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र का, कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग, मतलब यह तंत्रिका तंत्र का ही भाग है जिसके द्वारा जो है, यह वो भाग होता है जिसके द्वारा, किसके द्वारा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों के कार्य का मुक्त मतलब फ्री रूप से नियमन व नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको जो है स्वचालित कहा जाता है। ये फ्री रूप से काम करता है।
इसमें कोई सीमा कोई लिमिट नहीं होता है, ये फ्री रूप से अपना काम करते रहता है और इसीलिए इसको ऑटोमेटिक कहा जाता है। जब ज़रूरत पड़ता है ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, फ्रीली मुक्त रूप से यह जो है क्या करता है, नियमन और नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है शरीर के आंतरिक अंगों के कार्य को। समझ गए कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र क्या है? तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र का अर्थ है कि यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को आंतरिक अंगों के कार्यों को मुक्त रूप से नियमन और नियंत्रण करता हो, तो यही जो है स्वचालित तंत्रिका तंत्र है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि प्राणालिब्ध तंत्रिका मतलब सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए ये सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आगे पढ़ना है, फिलहाल ये शब्द इसमें आ चुका है। तो देखिए प्रणालीबद्ध तंत्रिका, प्रणालीबद्ध तंत्रिका में अभिवाही तंत्रिकाओं एवं अपवाही तंत्रिकाओं का निरंतर कार्य करते रहना होता है। देखिए जो प्रणालीबद्ध तंत्रिका है, जो सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें जो होता है अभिवाही तंत्रिका और अपवाही तंत्रिकाओं को निरंतर कार्य करते रहना होता है। मतलब आप लोग को ये समझना पड़ेगा, याद रखिएगा कि जो प्रणालीबद्ध तंत्रिका है, जो सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें एक अभिवाही तंत्रिकाओं होता है और एक अपवाही तंत्रिकाओं जो है निरंतर कार्य करते रहता है। किसमें? प्रणालीबद्ध तंत्रिका में अभिवाही और अपवाही तंत्रिका निरंतर कंटिन्यूअस अपने वर्क को करते रहता है। समझ गए? चलिए दैहिक तंत्रिका तंतु, ये सब जो है देखिए, ये सब जो है आपका इसमें का अलग अलग ये सब जो तंत्र बनाता है ऑटोमेटिक नर्व का, उसी का एक जो है क्या है, भाग सब है। तो देखिए अब एक है दैहिक तंत्रिका तंतु, मतलब फिशरल नर्व फाइबर आंतरिक अंगों के साथ ही संलग्न रहते हैं। ये तंत्रिका तंतु ही इस विशाल स्वचालित तंत्रिका तंत्र प्रणाली के निर्मित करते हैं। देखिए ये जो हम लोग ऑटोनोमिक नर्व पढ़ रहे हैं ना, उसी में जो है प्रणालीबद्ध तंत्रिका तंत्र सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम और दैहिक तंत्रिका मतलब फिशरल नर्वस फाइबर जो है, नर्व फाइबरस जो है ये होता है सब। तो ये जो क्या करता है, प्रणालीबद्ध तंत्रिका क्या करता है कि अभिवाही और अपवाही जो तंत्रिकाओं हैं उसके निरंतर कार्य करते रहना इसका होता है। तंत्रिकाओं का ये निरंतर कार्य करते रहता है प्रणालीबद्ध, जो कि ऑटोमेटिक नर्व में ही होता है। जो किस प्रकार के तंत्रिकाओं को काम करता है, ये अभिवाही और अपवाही तंत्रिकाओं के लिए प्रणालीबद्ध तंत्रिका है ऑटोनोमिक नर्व में ही। समझ गए? चलिए उसके बाद इसी में आता है दैहिक तंत्रिका तंतु मतलब विसरल नर्व फाइबरस। तो ये जो होता है दैहिक तंत्रिका तंतु आंतरिक अंगों के साथ ही जो है संलग्न रहते हैं। मतलब जो भी अंग हमारे शरीर में आंतरिक है उसके साथ ये संलग्न रहता है दैहिक तंत्रिका तंतु। जो जिस भी शरीर के अंग है उसके साथ में, नाम से ही है फाइबर। और दैहिक मतलब क्या होता है, शारीरिक, शरीर मतलब शरीर के अंगों से ही यह अंग जो है फाइबर के रूप में लगा रहता है। समझ गए? यही होता है दैहिक तंत्रिका तंतु। ये तंत्रिका तंतु ही इस विशाल स्वचालित तंत्रिका प्रणाली को निर्मित करते हैं। और ये जो तंतु होता है, ये वाला जो दैहिक तंत्रिका तंतु है विसरल नर्व फाइबरस जो है, यही क्या करता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को निर्मित करता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है किसके द्वारा जो है निर्मित होता है, तो लिखना पड़ेगा विसरल नर्व फाइबर्स के द्वारा जो है निर्मित होता है। ठीक है, चलिए इतना देख लीजिएगा, दो याद रखिएगा, प्रणालीबद्ध तंत्रिका तंत्र जिसमें अभिवाही और अपवाही तंत्रिकाओं का निरंतर कार्य करते रहना होता है। उसके बाद होता है दैहिक तंत्रिका तंतु जो शरीर के आंतरिक अंगों के साथ लगा रहता है, संलग्न रहता है। और यही तंत्रिका जो है क्या करता है, यही तंत्रिका जो तंतु है दैहिक तंत्रिका तंतु, यह जो है विशाल स्वचालित तंत्रिका प्रणाली का निर्माण करता है। समझ गए इतना? चलिए अब देखिए यह स्वचालित तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है जो निम्न प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन? एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। मतलब देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो जो ऑटोनोमिक नर्व है यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये भाग नहीं था, ये सब भाग नहीं था, ये इसमें होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र में प्रणालीबद्ध तंत्रिका तंत्र और दैहिक तंत्रिका तंत्र, ये इसी में रहता है। बट जो है वो फंक्शन में साथ देता है ऑटोनोमिक नर्व को, वो दोनों। लेकिन ये जो है यहाँ पे परानुकंपी और अनुकंपी जो है ये क्या करता है, ये दो भाग होता है, दो प्रकार है किसका, ऑटोनोमिक नर्व का। ठीक है, तो देखिए अनुकंपी जो नर्व सिस्टम होता है इसको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और इतना जान लीजिए कि इसमें दो होता है, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम लोग परानुकंपी के बारे में जान लेते हैं। ये दोनों तंत्र एक दूसरे
दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जैसे अनुकंपी क्रियाशीलता तथा तनावग्रस्त स्थिति में अधिक प्रभावी होता है, जबकि परानुकंपी क्रियाशीलता विश्राम के समय अधिक प्रभावी होता है। जैसे हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जो स्वचालित नर्व सिस्टम है एक दूसरे को विपरीत काम करता है, इसमें दो प्रकार होता है। तो यही दो प्रकार है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। जो अनुकंपी होता है वो क्या करता है, जो अनुकंपी होता है ये क्या करता है, जो है एक क्रियाशीलता तनावग्रस्त स्थिति अधिक प्रभावी होती है उस समय काम करता है, जबकि परानुकंपी जो तंत्रिका है यह क्रियाशीलता विश्राम के समय काम में आता है। मतलब जब शरीर आपका एक्टिव रहता है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, और जब शरीर विश्राम रेस्ट में होता है तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। समझ गए? चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ये दोनों एक दूसरे के विपरीत करता है। अनुकंपी शरीर के जाको गति देता है और जो है परानुकंपी जाके विराम देता है। तो यही जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करता है। तो ये समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं अधिवृक्क सुपीरियर सुप्रारेनल। देखिए सुप्रारेनल या इसी को एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। देखिए सुप्रारेनल और एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आपसे पूछेगा विस्तृत में, तो जो है चलिए हम लोग इसको चर्चा करते हैं। देखिए अधिवृक्क ग्रंथियाँ, सुप्रारेनल ग्लैंड या जो है इसी को हम लोग एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। मानव शरीर में दो वृक्क होती है। देखिए मानव शरीर में जो है दो वृक्क होती है। एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथियाँ। ठीक है, प्रत्येक वृक्क मतलब गुर्दा मतलब क्या, किडनी। प्रत्येक किडनी यानी गुर्दे के सबसे ऊपरी भाग पर सामने की ओर जो है छोटी पीली चपटी व तिकोनाकृति की ग्रंथियां स्थित होती है। इन्हें ही अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। देखिए अधिवृक्क ग्रंथि जो है मानव शरीर में दो होता है, समझ रहे हैं ना, किडनी दो होता है ना। चलिए मानव शरीर में दो वृक्क होते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये जो होता है प्रत्येक वृक्क के जो सबसे ऊपर होता है, मतलब दोनों वृक्क के ऊपर जो है एक क्या होता है, छोटा सा पीला और चपटा और तिकोनी आकृति का एक ग्रंथिया स्थित होता है, और इन्हें ही जो है अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। दाएं एड्रीनल बाएं की अपेक्षा छोटी होती है। अब ये समझ लीजिए, जो दाएं जो राइट वाला एड्रीनल होता है वो बाएं की अपेक्षा छोटी होता है, तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। देखिए अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एड्रीनल ग्रंथि जो है ये होता क्या है, कहाँ स्थित होता है। तो देखिए जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथियाँ क्यों कहा गया, क्योंकि यह वृक्क पर ही होता है, वृक्क में ही होता है, इसीलिए इसे अधिवृक्क कहा गया है। मतलब किडनी में ही होता है। किडनी में कहाँ होता है, तो दोनों प्रत्येक किडनी के ऊपर वाला भाग में, दोनों किडनी के ऊपर वाला भाग में जो है ये तिकोना सामने और तिकोना और पीली और चपटी होता है ग्रंथि, और इन्हें ही अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। समझ गए। चलिए दाई एड्रीनल जो होता है, राइट एड्रीनल जो होता है बाएं की अपेक्षा छोटी होता है। मतलब राइट वाला जो होगा वो छोटा होगा, जबकि लेफ्ट वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसके जो बाहरी होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। जैसा कि हम लोग चूँकि जानते हैं कि जो वृक्क किडनी होता है उसके बाहरी जो लेयर होता है उसको कॉर्टेक्स ही बोलते हैं, तो इसी प्रकार से इसको भी कॉर्टेक्स ही बोलेंगे बाहरी भाग को, और अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि देखिए मेडुला कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथियाँ दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ होता है जो वृक्क के ऊपर सामने से है छोटा छोटा दो चपटा और तिकोना, ये जो ग्रंथि है ये दो भागों में इसको बांटा गया है, दोनों ग्रंथियों को। ठीक है, कौन कौन है, एक है एड्रीनल प्रांतास्था मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एक है एड्रीनल अंतास्था मतलब एड्रीनल मेडुला। जिस प्रकार से हम लोग दो देखे हैं ना कि ऊपरी भाग को जो है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी मतलब आंतरिक भाग को जो है मेडुला कहते हैं, इसके एड्रीनल को। तो उसी प्रकार से इसका जो दो भाग है वो है, याद रखिएगा, कॉर्टेक्स मेडुला, और उसके आगे एड्रीनल लगा दीजिएगा। ठीक है, एड्रीनल प्रांतास्था और एड्रीनल अंतास्था, याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब एड्रीनल प्रांतास्था क्या है इसको देखिए। एड्रीनल प्रांतास्था जो होता है अधिवृक्क अथवा एड्रीनल ग्रंथिया के बाएं भाग को प्रांतास्था अथवा कॉर्टेक्स कहते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। याद रखिएगा कि जो एड्रीनल प्रांतास्था है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये एड्रीनल जो कॉर्टेक्स होता है यह अधिवृक्क तथा एड्रीनल या एड्रीनल ग्रंथि के बाह्य भाग को जो है प्रांतास्था या कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इस ग्रंथि का लगभग 90% भाग इसी कॉर्टेक्स का बना होता है। इसी में प्रत्येक ग्रंथि लिपटी रहती है।
अब जो ये 90 जो कॉर्टेक्स होता है एड्रिनल ग्लैंड का, ये 90% भाग में होता है और इसी में जो होता है जो है संपूर्ण जो भी ग्रंथियाँ होता है लिपटी हुई रहता है। समझ गए ना। तो ये जो है चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल प्रतांस्था क्या है। तो एड्रिनल प्रतांस्था जो है यह बाह्य भाग होता है। एड्रिनल प्रतांस्था जो है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथ के बाह्य भाग को प्रतांस्था या कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें 90% जो भाग है कॉर्टेक्स से बना होता है और इसी में प्रत्येक ग्रंथि जो है लिपटी हुई रहती है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बाह्य भाग या खनिज प्रतांस्था, शर्करा प्रतांस्था, यौन हार्मोन मतलब सेक्स हार्मोन प्रतांस्था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो बाह्य भाग 90% वाला है उसमें क्या क्या होगा। तो वो जो है ग्रंथि सिक्रेशन करता है ना, तो वो जो है खनिज प्रतांस्था जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकॉइड्स, उसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक आपका आता है सेक्स हार्मोन और गोनाइडोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये होता है आपका बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। तो ये जो है 90% वाला जो भाग है उसको ये 3 भागों में विभाजित कर दिया। खनिज जिसमें खनिज होगा, शर्करा जो ग्लूकोज को नियंत्रित करता होगा और यौन हार्मोन मतलब सेक्स हार्मोन को जो क्या करता होगा, नियंत्रित करता होगा। तो इसको अलग अलग बांट दिया गया। समझ गए। चलिए ये बाह्य वाला भाग में था 90% वाला में। अब हम लोग देखते हैं एड्रिनल अंतस्था मतलब एड्रिनल मेंडुला, वो था एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब यह अंतस्था है, यह अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है। जिस प्रकार से वो बाहरी भाग था तो उसी प्रकार से यह अंतावस्था है, मतलब यह आंतरिक भाग है। तो ये चीज़ें को समझना पड़ेगा कि अधिवृक्क ग्रंथि का यह क्या है, आंतरिक भाग है। कौन? एड्रिनल अंतस्था। समझ गए। चलिए इस भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन का प्रभाव जो है तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम पर पड़ता है। मतलब प्रभाव जो है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। देखिए इस भाग से जो भी मतलब जो भी मेंडुला वाला भाग है, मेंडुला वाला अधिवृक्क का जो भाग है ना, इससे जो भी हार्मोन स्रावित होगा, चूँकि ग्रंथि है तो स्रावित करेगा ही करेगा। जबकि 90% वाला में क्या देखें, खनिज का, ग्लूकोज का और सेक्स हार्मोन का स्रावित करता है। तो उसी प्रकार से इस भाग को से स्रावित होने वाला जो हार्मोन होगा इसका प्रभाव जो है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। समझ गए। चलिए इन हार्मोनों में एड्रिनल या एपिनेफ्रिन एवं नॉरपिनेफ्रिन जो है होते हैं। एड्रिनल हार्मोन से शरीर में निम्न क्रियाएं होने लगती है। देखिए इन जो हार्मोन है मतलब इन जो हार्मोन होता है मतलब जो मेंडुला वाला है, जो एड्रिनल मेंडुला है, इसमें जो हार्मोन होता है एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन एवं जो है क्या है नॉरपिनेफ्रिन, नॉरपिनेफ्रिन जो होता है ये होते हैं एड्रिन हार्मोन में शरीर में निम्न क्रियाएं होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर का जो मेंडुला वाला भाग है, जो अधिवृक्क का ग्रंथि का जो मेंडुला वाला भाग है, उसमें जो हार्मोन होता है वो होता है एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन। ये होता है दोनों एक ही होता है, एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन। उसके बाद होता है एक होता है कि नॉरपिनेफ्रिन। तो इसको जो है याद रखिएगा, एड्रिनल हार्मोन से शरीर में निम्न क्रियाएं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या क्या क्रिया होता है, क्या क्या काम होता है एड्रिनल का। देखिए इससे शरीर की त्वचीय धमनिकाएँ एवं रक्त वाहिकाएँ संकुचित होकर संकीर्ण हो जाती हैं, फलस्वरूप रक्तचाप में वृद्धि होती है। देखिए एड्रिनल जो हार्मोन होता है इससे निम्न चीज़ें होता है। क्या होता है, देखिए एड्रिनल जो हार्मोन है इससे शरीर में कौन कौन से क्रियाएँ होता है कि यह जो है शरीर में क्या करता है, जो धमनी और जो रक्त वाहिका है, जो कैपिलरी है, उसको क्या करता है, संकुचित करता है। मतलब उसको क्या करता है, अपने शिथिलता लाता है और जिसके फलस्वरूप रक्तचाप में वृद्धि होता है। ठीक है। दूसरा है हृदय की गति बढ़ जाती है, वह हृदय को बल मिलता है तथा रक्त की निकासी अधिक होने लगती है। अब चूंकि यह जो है क्या करता है, रक्त प्रेशर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि करता है। तो वृद्धि होने से होता है कि जो हार्ट में जो रक्त पहुँचने का गति होता है वो अधिक होता है, जिससे रक्त में बल मिलता है, फोर्स मिलता है। अगर मानिए कि ब्लड में अगर एक उचित मात्रा में प्रेशर नहीं दिया जाएगा तो क्या ब्लड आपका हृदय के तक पहुँच पाएगा? क्योंकि हमारा शरीर नीचे से ऊपर, हम चाहे सोते रहते हैं, बैठते रहते हैं, चाहे खड़े रहते हैं, फिर भी ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड को प्रेशर किया जाता है हार्ट तक जाने के लिए। तो वही जो है कौन, एड्रिनल हार्मोन ही करता है। समझ गए ना। चलिए अब जब प्रेशर कर देता है, वृद्धि कर देता है ब्लड को, तो जो है हृदय तक ब्लड आसानी से पहुंचता है। हृदय को जो है ब्लड क्या होता है, बल देता है। तो यही जो है रक्त निकासी अधिक, जिससे रक्त कार्डियक आउटपुट जो है होने लगता है अधिक। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए
अब देखिए यहीं पे है एड्रीनल ग्लैंड। देखिए एड्रीनल ग्लैंड यही होता है, यही जो है एड्रीनल ग्लैंड है, जो कि देख सकते हैं ये हमारा किडनी है, ये हमारा किडनी है, समझ रहे हैं ना, ये हमारा किडनी होगा। और इसी के ऊपर जो है ए वाला जो है तिकोना चपटी और पीली आकृति का जो है एड्रीनल ग्लैंड होता है, जो काम क्या करता है कि ये जो है ब्लड को क्या करता है, तेज़ी करता है, प्रेशर वृद्धि करता है, जिससे हम हृदय को जो है क्या आता है, बल मिलता है, फोर्स मिलता है, और फिर जो है अपना काम कर पाता है, ब्लड में वृद्धि करता है। ठीक है, ये लेफ्ट किडनी राइट किडनी हो गया। चलिए ये चीज़ ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलिए यूरेटर होता है, आर्टोरा होता है, एवं देखिए एवं तेज़ी से परिवहन होने लगता है, वही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे तीसरा देखते हैं, बहुत शानदार है। हृदय की धमनिका मतलब कोरोनरी आर्टरी, हृदय का जो धमनिका होता है, जो कोरोनरी आर्टरी को विस्तारित मतलब डायलेट करता है, जिससे हृदय में रक्त की आपूर्ति अधिक होने लगती है। अब ये जो एड्रीनल हार्मोन है, इसका काम होता है कि क्या करता है कि शरीर में जो कोरोनरी आर्टरीज होता है इसको विस्तारित करता है, मतलब जो धमनियाँ हैं ब्लड का, वो क्या करता है, इससे बढ़ाता है, विस्फारित करता है, जिससे हृदय में रक्त की आपूर्ति जो है वो अधिक होने लगता है। मतलब जो समझिए जो पाइप होगा ना, जो पाइप के समान जो होगा, उसको अगर शिथिल पड़ता है तो उसको बढ़ाता है, और बढ़ाने से जो है उसमें जो ब्लड है वो अधिक मिलने लगता है हृदय को, समझ गए। चलिए चौथा है नली को विस्तारित करता है और सांस लेने की गति में भी अधिक तेज़ी आती है। चूँकि यह क्या करता है, नली को क्या करता है, विस्तारित कर देता है, जिससे श्वास की क्रिया जो होती है आसान और तेज़ी से होने लगती है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि उद्दीपन होता है, उसी उद्दीपन के कारण ग्लाइकोजन का ग्लूकोजन में परिवर्तन होकर रक्त प्रवाह में मिल जाता है, चयापचय दर में वृद्धि होता है। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है शरीर में कि यह मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। और मेटाबॉलिक जो होता है वो बढ़ता है तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि शरीर में रासायनिक क्रियाओं को टूट फूट उपापचय के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्रदान होता है वही जो है मेटाबॉलिक होता है। तो ये जो होता है, ये उद्दीपन के काम स्टिमुलेटिंग के कारण जो क्या होता है कि शरीर में जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का जो रूपांतरण है वो ग्लूकोज में हो जाता है। किसके कारण, उपापचय स्टिमुलेट मेटाबॉलिक रेट के कारण। अब जब भी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो रक्त में प्रवाहित होने लगता है, मिल जाता है, और जो है चयापचय दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये जो है ये सब काम है। क्या क्या काम है, हृदय के जो सांस लेने वाला जो नली है उसको क्या करता है, उसमें फैलाव विस्तारित करता है, जिससे सांस लेने में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद है एड्रीनल क्या करता है कि जो ब्लड वाला जो नलिका वाहिका है उसको संकुचित और जो है करता है, ताकि जो ब्लड का प्रेशर हो वो बना रहे। और उसके बाद है ये क्या करता है, ब्लड के प्रेशर बढ़ा रहेगा तो जो हृदय में जो बल मिलता है रक्त का प्रेशर होने से, तो वो बल मिल पाएगा। तो ये सब जो है आपका पढ़िएगा, आपको ये डिटेल्स में हम लिख भी देंगे नीचे में, तो उसको आप लोग जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। देखिए थायराइड ग्रंथ क्या होता है, थायराइड ग्रंथि लाल व भूरे रंग की एक अत्यधिक वाहिकीय ग्रंथि होती है। जो थायराइड ग्रंथि होता है, ध्यान दीजिएगा कि यह थायराइड ग्रंथ जो है लाल व भूरे रंग की एक अत्यधिक वाहिकीय मतलब वैस्कुलर ग्रंथि होता है, समझ रहे हैं ना। थायराइड ग्रंथि एक वैस्कुलर होता है, वाहिकीय होता है, इसमें वाहिकीय होता है, और यह लाल व भूरे रंग का होता है, समझ गए, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद देखिए कि यह गर्दन के निचले भाग में श्वास नली के सामने तथा पार्श्व लैटरल में दोनों ओर जो है सातवें सर्विकल कशेरुकाओं व जो है प्रथम वक्षीय कशेरुकाओं के बीच जो है एक क्या होता है के स्तर के विपरीत स्थित रहता है। मतलब ये जो थायराइड ग्रंथि होता है ये आपके गर्दन के जो निचला भाग है उसके जो है नली के श्वास नली के सामने होता है। मतलब जो श्वास नली होता है, जो ट्रेकिया है, उसके सामने होगा, और जो तथा पार्श्वों में दोनों, मतलब यह जो है सामने और पार्श्व मतलब लेटरल में, तथा सातवें जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है, जो 7 सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वह प्रथम कक्षुर मतलब यह फर्स्ट थोरेसिक कैविटी जो कशेर वर्टिब्रा है उसके जो है स्तर के विपरीत स्थित, मतलब उसके विपरीत में स्थित रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए यही है आपका क्या चीज़, देखिए ये आपका है थायराइड ग्लैंड है ना, लेटरल मतलब पार्श्व। तो ये हमारा श्वास नली है ना, श्वास नली के सामने, वो सामने की तरफ है, ये भी हमारा क्या है, ए लैरिंग्स हो गया, ये भी हमारा श्वास नली है। तो इस श्वास नली में देखिए ये क्या होता है, ये जो 7वें सर्वाइकल वर्टिब्रा है, कशेरुकाओं है, इसके जो है क्या होता है पार्श्व लैटरल होता है। तो यहीं पर गर्दन के जो है निचले भाग में होता है, समझ लीजिए। तो यही है आपका क्या चीज़, थायराइड ग्लैंड, समझ रहे हैं ना, यही चीज़ है। तो यहाँ पे स्तर में होता है, देखिए यह ग्रंथि घनाकृति मतलब डेंस वाली उपकला से बनी होती है। और ये जो होती है आपसे क्वेश्चन पूछ देगा
कि थायराइड ग्रंथि किस मतलब जो है ऊतक से बनी होती है, तो घनाकृति उपकला ऊतक से बनी होती है। इसके प्रत्येक खंड की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन लगभग 25 ग्राम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका वजन कितना होता है, तो 25 ग्राम पूछेगा। लंबाई कितना, तो 5, लंबाई जो है ज़्यादा होगा, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसका 3 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर होता है। किसका, थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, तो गर्दन के निचले भाग में 7वें कशेरुकाओं के जो लेटरल जो पार्श्व में होता है, ये 7वें देखिए फर्स्ट मतलब प्रथम बक्षीय कशेरुकाओं व 7वें मतलब जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, कशेरुकाओं है, इसके जो है कि विपरीत स्तर पर स्थित होता है। समझ गए, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है देख लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह जो है यह गर्दन के निचले भाग में श्वास नली के सामने होता है, जो कि श्वास नली हम लोग देखें ना, उसके सामने, तथा पार्श्व में मतलब लैटरल मतलब बगल वाला में दोनों ओर 7वें सर्वाइकल कशेरुकाओं व प्रथम वक्षीय कशेरुकाओं फर्स्ट थोरैटिक वर्टिब्रा के स्तर के विपरीत स्थित रहता है। मतलब यह 7वें सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा के विपरीत स्तर पर ये स्थित होता है। मतलब सीधा याद रखिए कि 7वां सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट जो है क्या होगा, थोरैसिक वर्टिब्रा के विपरीत जो है ये क्या होता है, स्थित स्तर पर होता है। समझ गए ना। चलिए इसका कंडीशन देख लिए, 5 3 2 याद रखिएगा, 5 लंबाई, 3 चौड़ाई, 2 मोटाई, 25 ग्राम वजन। समझ गए। चलिए अब इसका मतलब कार्य क्या होता है, जो हम लोग देख रहे हैं थायराइड ग्रंथि, इसका कार्य क्या होता है। तो थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन देखिए ट्रायोडोथायरोन मतलब टी और थायरोक्सिन जो है निर्माण होता है। आप लोग ये समझिए कि जो थायराइड ग्रंथि है 2 हार्मोन का जो है निर्माण करता है। एक है क्या चीज़, ट्रायोडोथायरोन और एक थायरोक्सिन। थायरोक्सिन तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि थायराइड ग्रंथि जो है इसी हार्मोन का निर्माण करता है, जिसका नाम है ट्राइडोथायरोनिन। इसको याद रखिएगा। देखिए ट्राइडोथायरोनिन टी जरूर लगाइएगा, ट्राइडोथायरोनिन टी और थायरोक्सिन टी। समझ गए। चलिए 2 हार्मोन का निर्माण करता है। इसका कार्य है, ये थायराइड हार्मोन शरीर के अधिकतर कोशिकाओं में चयापचय की गति मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ा चुके हैं कि शरीर में जो भी चीज़ें रासायनिक क्रिया होता है, उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो कोशिका को ऊर्जा मिलता है, इस मेटाबॉलिज्म के क्रिया के ही थ्रू मिलता है। कि जैसे हम भोजन करते हैं तो उसको जो है क्या करता है, चयापचय होता है, और उससे जो है जितने भी टूटी फूटी जो कोशिका है उसको जो है क्या करता है, ऊर्जा यहीं से मिलता है। ठीक है। चलिए अब यही जो चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें ये थायराइड हार्मोन शरीर के अधिकतर जो कोशिकाएँ हैं उसमें मेटाबॉलिज्म के गति को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा निर्मित एवं स्रावित हार्मोन की समस्त प्रक्रिया का व नियमन अग्र प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली थायराइड उद्दीपक हार्मोन ISH के द्वारा होता है। मतलब यहाँ पे सीधा कह रहा है कि जो थायराइड ग्रंथि से जो भी निर्माण होगा या जो भी स्रावित हार्मोन सिक्रेशन वाला हार्मोन होगा, उसका समस्त जो प्रोसेस होगा, समस्त उस पर जो कंट्रोल होगा, वो प्यूटरी ग्रंथि के आगे वाले भाग अग्र प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला थायराइड उद्दीपक हार्मोन ISH के द्वारा होता है। मतलब ये थायराइड ग्रंथि सिर्फ क्या करता है कि यह हार्मोन को सीक्रेट कर देगा, निर्मित कर देगा, बट ये जो इस पर कंट्रोल होगा कि कहाँ किसको इस हार्मोन को कहाँ भेजना है, क्या करना है, इस पर जो कंट्रोल होगा प्यूटरी ग्रंथि के अग्र वाला भाग करता है, जिसका नाम है किसके द्वारा करता है, तो थायराइड उद्दीपक हार्मोन के द्वारा होता है। इसके द्वारा कंट्रोल होता है इस सब पे। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए कि ट्राइडोथायरोनिन जो है ये थायरोक्सिन को रक्त के प्रवाह में छोड़ा या स्रावित किया जाता है। देखिए जो ट्राइडोथायरोनिन है और थायरोक्सिन है, इसे रक्त के प्रवाह में छोड़ा या स्रावित किया जाता है। ठीक है, समझ गए। इन दोनों ही हार्मोनों में आयोडीन की मात्रा अनुपातिक अधिक रहता है। अब ये जो दोनों मतलब ये जो ट्राइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन जो है, इसमें आयोडीन की जो मात्रा होता है वह रेशियो में अधिक होता है, अनुपात में अधिक रहता है। समझ गए। थायरोक्सिन अकेले स्वयं एक निष्क्रिय हार्मोन माना जाता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है यह स्वयं जो है एक अकेले डीएक्टिव मतलब निष्क्रिय हार्मोन माना जाता है।
जबकि ट्राइडोथाइरोनिन हार्मोन कोशिकाओं पर क्रिया करता है। देखिए सीधा आप समझिए कि थायरोक्सिन जो है इसे निष्क्रिय हार्मोन माना जाता है, जबकि जो ट्राइडोथाइरोनिन होता है ये कोशिकाओं पर काम करता है। समझ रहे हैं ना। चलिए, एवं आधारिक चयापचयी गति मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करता है। ये जो ट्राइडोथाइरोनिन होता है यह कोशिकाओं पर तो काम करता ही करता है, साथ ही ये जो है मेटाबॉलिज रेट को क्या करता है, बढ़ाता है, व्यवस्थित करता है, नियंत्रित करता है। कौन? ट्राइडोथाइरोनिन। क्योंकि थायरोक्सिन जो है ये अकेले जो है ये बेचारा डीएक्टिव हार्मोन माना जाता है, तो इसका तो फंक्शन उतना होगा नहीं, होगा कि ये स्रावित होगा, इसका ये फंक्शन है। मतलब जो कंट्रोल करता है वो ट्राइडोथाइरोन जो है सब मेटाबॉलिज हो या शरीर में जो मेटाबॉलिज का व्यवस्थित और जो नियंत्रण है वो ट्राइडोथाइरोन टी ही करता है। समझ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है विशेष तंत्रिकाओं के ऊतक की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। अब इसका और काम है कि मेटाबॉलिज्म को व्यवस्थित करता है, नियंत्रित करता है, साथ ही यह जो है विशेष जो तंत्रिका ऊतक होता है, जो नर्व है, टिश्यू है, उसको वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। मतलब उसके वृद्धि में और विकास में नियंत्रित करता है। कौन? ये जो हम लोग ट्राइडोथाइरोन देख रहे हैं, ये विशेष तंत्रिकाओं को, कुछ विशेष तंत्रिकाओं के ऊतकों को वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। समझ गए। इन दोनों हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। ये जो थायरोक्सिन है और जो ट्राइडोथाइरोन है ये क्या करता है, एक कोशिका के जो है ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज होता है ना, उसको जो है कोशिका कैसे अपने अंदर ग्रहण करे, इसको जो है बढ़ाता है क्षमता को। कौन? यही दोनों हार्मोन ट्राइडोथाइरोनिन और थायरोक्सिन। समझ गए। तथा मूत्र की क्रिया में तेजी उत्पन्न करके मूत्र की मात्रा को भी बढ़ाता है। तथा ये क्या करता है, मूत्र को, दोनों हार्मोन के काम क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज जो है उसको जो है कोशिका का क्षमता बढ़ाता है कि भाई तुम इस ब्लड को जो है ग्रहण करो, अच्छे से ग्लूकोज को ग्रहण करो जो ब्लड में है। और फिर क्या करता है कि यह मूत्र की क्रिया को तेजी करके मूत्र की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो ये दोनों का काम हो गया। लेकिन ज़्यादा रोल किसका है इसमें? ज़्यादा रोल है आपका इसका ट्राइडोथाइरोन का, जो कोशिकाओं को, चयापचय को वृद्धि करता है और जिससे कोशिका जो होता है वो चयापचय की वृद्धि नियंत्रित होता है, तथा जो तंत्रिका ऊतक होता है उसके वृद्धि और विकास को भी ये करता है। तो जो है हम लोग आज 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में और कंटिन्यू देखिए। अगर जो लोगों को प्रॉब्लम होता है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाद बाकी हम लोग मिलेंगे कभी अगले वीडियो में। चलिए, तब तक धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।